नमस्कार। हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहते, ऐसा बोला है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। क्यों बोला? क्या खतरा मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का, या कुछ और गड़बड़ हो रही है? टर्क किस बात का है इस यूरोप को? क्या टर्की पाला बदल चुका, रशिया की ओर जा रहा है, रूस से दोस्ती कर रहा है? एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो वो कभी नहीं था, लेकिन नाटो का था, और नाटो का मेंबर होने की वजह से उसका रशिया की तरफ जाने का मतलब बनता नहीं था, लेकिन फिर भी रशिया से बेहतर दोस्ती होती दिख रही है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल एनालिस्ट गुलरेज शेख साहब। गुलरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, जय हिंद। क्या नेटो में क्रैक्स दिखने शुरू हो गए? नेटो में क्रैक्स बहुत ज्यादा विजिबल दिख रहे हैं और इस हद तक दिख रहे हैं कि अब कितना भी छुपाया जाए वेस्टर्न मीडिया में, लेकिन वो बड़े एपरेंट हो रहे हैं। देखिए, आपको मैं 2-3 वाक्य बताऊंगा तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे इस चीज को। अभी एर्मेटागॉन के विषय में, कि मतलब इसको कहते हैं कयामत के विषय में, एक उन्होंने जिक्र किया था जो बाइडेन ने, कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और इट विल बी देयर विल बी एन आर्मेटागॉन। तो उसके ऊपर एमेनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या कहते हैं, एक जो उनकी टिप्पणी आती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं, फ्रांस हैज अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन that is based on the vital interests of the country and which are clearly defined. These would not be at stake if the nuclear ballistic attack in Ukraine or in the region takes place. मतलब क्या हुआ कि हम जो है, फ्रांस जो एकमात्र यूरोपियन यूनियन का और नेटो का एकमात्र देश है, नेटो का अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। और वो कह रहा है कि यदि बैलिस्टिक मिसाइल हमला होता है यूक्रेन में या फिर रीजन में, इस लाइन को कोर करें, शब्द को, रीजन में, तो भी हम, फ्रांस जो है, उसका उत्तर नहीं देगा। मतलब हम रूस पर हमला नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर रूस ने न्यूक्लियर वेपन का उपयोग भी किया तो भी हम नहीं करेंगे। जबकि क्या बोलते हैं जो बाइडेन, कि आर्मेटागॉन हो सकता है। और उन्होंने एक तरह से इनके ऊपर भी टिप्पणी एक तरह की है जो बाइडेन के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं उस पर हमको सोच समझ के बोलना चाहिए। जो आर्मेटागॉन वाली टिप्पणी की थी बाइडेन ने, तो उन्होंने उसको भी एक तरह से काउंटर स्पष्ट रूप से किया है। अब ये बात तो हो गई नेटो की। अब आए आप यूरोपियन यूनियन पर। कुछ समय पहले जोसेफ बोरेल साहब, जो कि यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन पॉलिसी के हेड एक तरह से, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हैं वो, और वो कहते हैं कि यदि न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है रशिया की तरफ से तो नेटो की आर्मी का जो इस तरह से जवाब आएगा, इस प्रकार का नेटो का हमला किया जाएगा रशियन आर्मी पे, कि रशिया की आर्मी एक तरह से खत्म हो जाएगी। ये बात वो कहते हैं। जबकि और उसके बाद, उनके ये कहने के बाद, इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट आता है कि हमको वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जोसेफ बोरेल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि न्यूक्स का उपयोग किया रूस ने तो ऐसा जवाबी कार्रवाई की जाएगी नेटो की फोर्सेस की तरह, कि एक तरह से रूस की जो आर्मी है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, ट्वीट करके बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर हमको नहीं चाहिए। जो बाइडेन आर्मेटागॉन की बात करते हैं, और ये साहब कहते हैं कि यूक्रेन पे या फिर रीजन में, रीजन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो रीजन में तो फिर पोलैंड भी आता है, रीजन में तो फिर लेटविया भी आता है, बाल्टिक स्टेट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, रोमानिया भी आता है। तो यदि रीजन में भी न्यूक का उपयोग करता है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक्स का उपयोग करता है रशिया, तो भी फ्रांस जो है वो अपने न्यूक से हमला नहीं करेगा। तो अब केवल एक ही जो देश है यूरोप में नेटो का जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो मना कर रहा है साफ साफ कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ क्रैक्स जो है वो बिल्कुल एपरेंट है। और ये कोई ऐसा पहली बार भी नहीं है कि इमैनुअल मैक्रोन इस प्रकार की बातें जाहिर किए हैं। इसके पहले भी इन्होंने बात की है। इन्होंने ये कहा है इसके पहले कि वो
यूरोपियन यूनियन की सेना चाहते हैं और सशक्त सेना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो रशिया को एक देश की तरह इज्जत करते हैं और एक यूरोपियन कंट्री है रशिया, लेकिन हम चाहते हैं कि यूरोप जो है अपनी खुद की सेना पर निर्भर हो, ना कि अमेरिका पर। ये इन्होंने 2 या 3 साल पहले ये बात कही थी, कुछ 18 के आसपास शायद कही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उन्होंने अभी मार्च की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्च में इन्होंने एक बात और कही थी कि यूरोप तो अपने डिफेंस के लिए और एनर्जी की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो ये एक तरह से दोनों के ऊपर हमला था। एनर्जी की जब बात आती है तो वो रूस पर हमला था, और जब डिफेंस की बात आती है तो वो अमेरिका पर और नेटो पर एक तरह का हमला था। तो आप ये समझिए इस चीज को कि फ्रांस सीधे सीधे एक बगावती सुर अपना रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो फ्रांस में भी क्या हो रहा है ना रोहित जी, की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का मेन कारण जो है वो एनर्जी की कीमतें हैं, जिसका मेन कारण अमेरिका द्वारा लादे गए सैंक्शंस, जिसको उठाया है यूरोपियन यूनियन ने भी अपने कंधों पर रशिया के ऊपर, वो एक प्रमुख कारण बनते हैं इसके। तो मरीन लपेन जो कि राइट विंग लीडर हैं फ्रांस की, और इमैनुअल मैक्रोन के बाद आप कह सकते हैं सबसे प्रमुख नेता वही है फ्रांस में आज की तारीख में, सबसे बड़ा चेहरा वही है। तो उन्होंने एक चीज कही थी, उनकी पार्टी का नाम है नेशनल रैली नेशनली, मरीन लापेन की राइट विंग पार्टी का। तो रैली नेशनली की जो प्रमुख है मरीन लापेन, उन्होंने कहा था कि या तो ये जिस प्रकार की इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या तो इमैनुअल मैक्रोन खुद स्टेप डाउन कर दें अपने राष्ट्रपति के पद से, या नेटो को छोड़ दें। तो जब देश में इस प्रकार सी बात होगी, फ्रांस में रैली हो रही थी अभी एक तरह से नेटो के खिलाफ, जो बढ़ती कीमतें हैं उन सब चीजों को लेकर, तो एक राष्ट्रपति क्या करेगा? वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है अपने देश को बचाने के लिए, लेकिन उनका विजन पहले से भी वैसा रहा है और ये बात मानी जा रही थी। देखिए यूक्रेन की वॉर ने तो बहुत कुछ बदल चुकी है, बदल दी स्थितियों को। तो ना ये माना जा रहा था कि जर्मन चांसलर जो नए बने, उनसे पहले जो जर्मन चांसलर थी एंजेला मर्कल, वो सबसे बड़ी यूरोपियन यूनियन की लीडर थी। जब वो रिटायरमेंट ले लेती हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जगह भरने की जगह मिलती है, उस वैक्यूम को भरने की जगह मिलती है इमैनुअल मैक्रोन को। तो एक वो नेचुरल लीडर की तरह बड़ हो रहे थे। अब चीजें और बदल रही, और उनकी विचारधारा पहले से क्या रही है नेटो के संबंध में, अमेरिका के संबंध में, रूस के संबंध में, ये सब लोग समझते हैं। अब ये तो दो चीजें मैंने बताई आपको। फ्रांस में क्या हुआ, जोसेफ बोरेल का स्टेटमेंट क्या आता है, मैक्रोन का ट्वीट क्या आता है, जो बाइडेन का स्टेटमेंट क्या आता है, मैक्रोन का स्टेटमेंट क्या आता है, उनकी टिप्पणी क्या आती है जो बाइडेन के ऊपर, उसके पहले भी वो क्या कहे। अब आता है, देखिए दो ही देश हैं सबसे प्रमुख यूरोपियन यूनियन में, एक है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी। अगर फ्रांस और जर्मनी को आप माइनस कर दें ईयू में से, तो यूरोपियन यूनियन की औकात क्या बचती है, क्या बचता है यूरोपियन यूनियन का वर्चस्व। अब आप जर्मनी को देखिए, जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि ये सर्दियां वाकई में बहुत सर्द हैं उसके लिए। और जर्मनी में भी जो अब बात चल रही है कि जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसके लिए सीधे सीधे जर्मनी में गुस्सा है, जर्मनी के राइट विंग को, कहीं ना कहीं आवाम में भी अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका के ऊपर क्यों है, और डेफिनेटली सरकार में भी है, क्योंकि जर्मन मिनिस्टर ने भी एक बात कही थी बीच में, जर्मनी के मिनिस्टर वो कहते हैं कि ये तो जो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं ये एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ी है, मतलब जैसे रॉकेट जाता है ना स्पीड से, उस स्पीड से ये गैस की कीमतें बढ़ी हैं। रोहित भाई, आप ये सोचिए कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति हिंदुस्तान का हो या जर्मनी का हो, उसकी समस्याएं एक जैसी होती है दुनिया भर में, और सबसे ज्यादा शहरों की आवाम वही होती है। आपके घर का बिल आता है 20,000 रुपए बिजली का, यदि अगले महीने 1.5 लाख आ जाए तो रोहित भाई कैसे भरेंगे? तो वही चीज जर्मनी में फेस हो रही है, कई गुना ज्यादा जो है वो कीमतों ने विस्तार पाया है गैस की प्राइसेस ने। और ये प्राइसेस क्यों बढ़ी, क्योंकि रशिया के ऊपर आपने सैंक्शन लगाए, उन सैंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड किया, यूएस ने सैंक्शन लगाए, उसको नेटो के कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने भी अपने कंधों पर उठाया। अब उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस भी गैस की बढ़ी, और विशेषकर यूरोप के पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद
आप नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 को भी सैबोटेज करते हैं, आप ब्लास्ट कर देते हैं पाइपलाइंस में। अब आप कह सकते हैं कि ये बात अभी तक तो कोई जांच में कुछ चीजें बाहर नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि स्वाभाविक जो शक की बुनियाद बनती है वो अमेरिका पर बनती है। वो इसलिए बनती है, आप ये सोचिए ना कि मैं किसी के साथ डिबेट कर रहा हूं आज टीवी चैनल पर, और कोई फेलो पैनलिस्ट ये बोल दे कि बस अब तू देख डिबेट के बाद तेरे तू नहीं बचेगा, और मालूम पड़ा कि मुझे कुछ हो गया कुछ देर बाद, तो स्वाभाविक शक किस पर जाएगा? उसी पर जाना भी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि उसने ही तो कही थी कुछ देर पहले। वैसे ही जब यूक्रेन की जंग के थोड़े समय पहले जो बाइडेन ने कहा था कि यदि रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर तो नॉर्थ स्ट्रीम नहीं बचेगी, नॉर्थ स्ट्रीम नहीं, जब पत्रकार पूछते हैं कैसे नहीं बचेगी, उस पर तो जर्मनी का कब्जा है, काबू है, तो वो कहते हैं मैं आपको वादा करता हूं, आई प्रॉमिस कि नहीं बचेगी। अब जब वो नॉर्थ स्ट्रीम नहीं बची तो शक की बुनियाद किसके ऊपर जाती है? फिर एक और बात है, जब अब उसके लिए जब उसकी जांच कमेटी बनी है, जब जांच चल रही है कि किसने उसको सैबोटेज किया, तो फिर जब रशिया कहता है कि आप उसको भी उसका पार्ट बनाओ, तो आप उस जांच कमेटी का पार्ट रशिया को क्यों नहीं बनाते हो? तो ये सब चीजें अपने आप शक उत्पन्न करती हैं। तो वो जो गुस्सा है कहीं ना कहीं जर्मनी की आवाम में भी दिख रहा है, और उसकी वजह से जो उनकी जेब पर खर्च पड़ रहा है वो तकलीफ दे रहा है। अब ये स्थिति बन चुकी है कि गैस के लिए त्राहिमाम की स्थिति है। कुछ गैस की सपोर्ट किया है फ्रांस ने कि भाई एक अच्छे नेबर के रूप में हम आपको कुछ समर्थन करते हैं, लेकिन विंटर्स सामने खड़ी है, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने हीटिंग के लिए तकलीफ आने वाली है। ऑलरेडी वहां पर वो खुद ही कह रहे हैं कि उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि आप ज्यादा गर्म कपड़े पहनो हीटिंग यूज करने के कंपैरिजन में। तो ये सब चीजें जो है ना, ये विद्रोह की स्थिति प्रोड्यूस कर रही है, और उसकी वजह से वहां का राइट विंग जो है वो उसको इशू बना रहा है पॉलिटिकल अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब होता ये है, ओलाफ शॉल्ज जो वहां के चांसलर हैं, वो जाते हैं सब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके साथ कुछ पैक्ट करते हैं कि भैया कुछ गैस हमको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मिल जाए, क्योंकि अमेरिका से भी गैस आ रही है, लेकिन अमेरिका की गैस इतनी महंगी आ रही है कि कुछ कुछ शिपमेंट तो ऐसे हैं जो यूएस से यूरोप गैस लाते हैं, और एक ही शिपमेंट की जो कीमत कमा रहे हैं वो 200 मिलियन डॉलर की वर्थ का है शिपमेंट एक एक। तो इतना स्काई रॉकेट हो चुका है, इसीलिए उन्होंने कहा कि एस्ट्रोनॉमिकल जो प्राइजेस हुई हैं। और आप ये समझिए ना रोहित जी, अगर जर्मनी के लोग गुस्सा होते हैं, फ्रांस के लोग गुस्सा होते हैं, तो वो जायज है। आप ये बताइए, आज गुलरेज शेख बीमार पड़ जाए, गुलरेज शेख के राइट हैंड पे रहता है रोहित शर्मा, और लेफ्ट हैंड पे एक व्यक्ति ऐसा रहता है जिसकी गुलरेज शेख से बिल्कुल नहीं बनती, दोनों के पास दवाई है, लेफ्ट हैंड वाले से मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरी बनती नहीं है। अब रोहित शर्मा मेरा दोस्त है, रोहित शर्मा बोले कि ये 100 रुपए की दवाई तुमको 1 लाख में दूंगा अगर जिंदा रहना है तो रोहित शर्मा दोस्त है कि दुश्मन है? यही काम जो है वो यूएस कर रहा है कि जब जरूरत पड़ रही है तो यूरोप से पैसा कमाने में लग गए वो, तो वहां की आवाम जो है वो गुस्से में है। अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? रशिया डेफिनेटली उठा रहा है। रशिया ने कल एक ऑफर दिया टर्की को कि साहब हम एक काम करते हैं, अर्डगॉन साहब को बोला कि अब हम ये लोग जो है मिडिल ईस्ट से गैस लेने जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेंगे, कतर से लेंगे, तो भैया वहां से अगर जर्मनी जाएगी, यूरोप जाएगी, तो जाना तो वाया टर्की ही है, कोई हवा में तो उड़ के चली नहीं जाएगी। अगर पाइपलाइन भी जाती है तो वो भी वाया टर्की जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, हम रशिया की गैस जो है उसका हब बना देते हैं टर्की को, और टर्की से यूरोप ले ले, और आप पे तो सैंक्शन भी नहीं लग सकते ना, क्योंकि आप तो नेटो के सदस्य हैं, आपको निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे ज्यादा फौज कंट्रीब्यूट करते हो नेटो में। तो उसका रिस्पांस आज जो अर्डगॉन की तरफ से आता है, टर्की की तरफ से, उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि आप तुरंत जो है उनके अधिकारियों से बात करो। मतलब आप देख रहे हैं चीजों को कि एक और गैप जो है क्रैक बना रहा है नेटो के अंदर। रशिया एक नेटो का देश है, नेटो की सेकंड सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटिंग आर्मी देने वाला टर्की, उस टर्की को नेटो के खिलाफ ही उपयोग कर रहा है, और उसी के थ्रू गैस भी बिकवाएगा, और वो टर्की भी वो करेगा क्योंकि उसमें पैसा कमाएगा वो गैस के माध्यम से, एक बिचौलिया बनकर। तो ये जो दिख रहा है ना कि साफ साफ क्रैक्स नजर आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन में भी और नेटो में भी। मैंने आपको दोनों का उदाहरण बताया। अब ये देखिए कि ये कितना भी चीजों को छुपाएं, लेकिन कुछ कुछ चीजें अगर आप देखोगे और कोशिश करोगे समझने की, तो आपको समझ में क्लियर आती है।
जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट आती है साहब, आईएमएफ की जो रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आती है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जैसे जैसे यूरोप तो जो है वो रिसेशन में घुसता जा रहा है और रशिया बाहर निकलता जा रहा है रिसेशन से। तो आपके जो सैंक्शंस थे वो तो आपको बैकफायर कर दिए, आप गोली मार रहे थे किसी और के ऊपर, लग गई आपके ऊपर। फिर जो आईएमएफ की ही रिपोर्ट कह रही है, वो कह रही है कि रूबल इस साल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। आप तो कह रहे थे कि हम सैंक्शन लगाएंगे, स्विफ्ट से बाहर कर देंगे, डॉलर से आपको यूज करने से रोक देंगे, तो आपकी मुद्रा ऊंधे मुंह गिर जाएगी, आप घुटनों पर आ जाएंगे। वो घुटनों पर तो नहीं आया, उछल रहा है वो तो ये चीजें साफ साफ दर्शा रही हैं। और आप मुझसे पूछो कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि रशिया नहीं जीत रहा? भाई साहब, आपको ये समझना होगा कि रशिया अपनी फुल फोर्स का उपयोग नहीं कर पा रहा यूक्रेन में। इसलिए नहीं कर पा रहा, आप ये सोचिए कि कल से नेपाल का और हिंदुस्तान का झगड़ा हो जाए सरकारों का, तो क्या हिंदुस्तान नेपाल के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे कजिन ब्रदर्स हैं। वैसे ही स्लाव लोग हैं, रशियंस भी और यूक्रेनी भी। तो सरकारों के बीच में मतभेद हैं, लेकिन लोगों से तकलीफ नहीं है, इसलिए रशिया कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर पा रहा है वहां पर। इसलिए समय लग रहा है धीरे धीरे जीतने में और अपना एकाधिकार बनाने में वहां पर। तो आप ये देखिए कि क्रैक्स बड़े साफ साफ नजर आ रहे हैं। और फ्रांस और जर्मनी में यदि ये हालात होते हैं, और जर्मनी ने तो ये कह दिया है, उनके जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका इकोनॉमी मिनिस्टर जो है, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि 2023 तक जर्मनी रिसेशन में जा सकता है। तो जब अब इनकी स्थिति खराब है, अब आप देखिए यूरोपियन यूनियन के और नेटो के जो बड़े देश हैं, उनकी इकोनॉमी कहां जा रही है। आप यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा बात करें, यूरोप के अंदर ग्रेट ब्रिटेन बहुत खराब इकोनॉमी है, इटली बहुत ही खराब इकोनॉमी है, फ्रांस परेशान हो रहा है, इनसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परेशान हो रहा है, जर्मनी तो कह रहा है कि साल रिसेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप ये देखिए कि G7 के जो 4 देश हैं यूरोप में, उन चारों की स्थिति खराब चल रही है। लेकिन रशिया जो है वो अच्छा कर रहा है, जबकि वो खर्चा उधर यूक्रेन में भी कर रहा है जंग लड़ने के लिए, उसके बावजूद भी वहां अच्छा चल रहा है। और उसके इंपोर्ट्स बढ़े हैं। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी आवाम की क्रय क्षमता में विस्तार हुआ है, मतलब आपकी आर्थिक समृद्धि अच्छी दिशा में जा रही है। तो ये स्थितियां हैं, और साफ साफ नजर आ रहा है कि जो दिखाया जा रहा है हमको टीवी के पर्दे पर, उस सिल्वर स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना, वैसा जंग में और इकोनॉमी में हो नहीं रहा है। हो ये रहा है कि वेस्टर्न खेमा डिवाइडेड है रूस के सामने। राइट। व्यूअर्स के कमेंट्स भी बहुत सारे थे, मैंने मौका पाके उन सबके कमेंट्स दिखा भी दिए। एक चीज क्वेश्चन जो कुछ कुछ लोगों ने पूछे थे, एक चीज तो ये एक जनाब ने पूछी थी कि क्या वॉर आपको खत्म होती दिख रही है यूक्रेन? देखिए, जो वॉर खत्म होने की बात है ना भाई साहब, वो कम से कम इमीडिएटली तो नहीं हो रही है। जब तक मिड टर्म इलेक्शन खत्म नहीं होते यूएसए में, तब तक जो बाइडेन कोशिश करेंगे कि वहां का इन्फ्लेशन, वहां पर पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना, इन सबको पुतिन और रशिया के ऊपर थोप दे। जैसे उन्होंने कुछ गलतियां की ही नहीं है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था कि शेल जो है, शेल का पेट्रोल वो नहीं निकाल पाएंगे। वो ही बातें कर रहे थे सऊदी अरब को पराया स्टेट बनाने की। तो उनकी सारी गलतियां जो हैं वो चाहते हैं कि इस वॉर के ऊपर डाल दे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मिड टर्म पोल्स के पहले ये वॉर खत्म होगी। लेकिन एक बात आज रशिया से भी आई है, पुतिन की तरफ से। वो पुतिन ने कहा है कि टर्की जो है वो मध्यस्थता करे, यूक्रेन और रूस के बीच में कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने भी एक ऑलिव ब्रांच दी है कि किस तरह से हम बात कर सकते हैं आपस में। क्योंकि आप देखिए टर्की का रोल जो है इसमें, ये भी बड़ा वैसा है कि दोनों तरफ खेला हुआ। क्योंकि एक तरफ तो वो रशिया के साथ मिलकर, पुतिन के साथ मिलकर वो हब बना रहे हैं गैस का, वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो बायरेक्टर ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन को बेच रहे हैं। एक तरफ तो वो जो दुनिया भर में जो रशियन और यूक्रेनियन गेहूं जा रहा है, वो यूएन और रशिया के बीच में डील कराते हैं।
दूसरी तरफ वो यूक्रेन के साथ पूरा समर्थन देने की बात करते हैं और नेटो के हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं पुतिन भी चाहते हैं शायद कि ये जंग अब खत्म हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिड टर्म इलेक्शन खत्म होने से पहले होगी। अच्छा, और ये भी एक जनाब ने क्वेश्चन पूछा, ये मध्यावधि चुनाव में भारतीयों के वोट लेने के लिए तुलसी गैबार्ड के इस्तीफे के बाद बनी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ माहौल को ठीक करने में पाकिस्तान को खतरा बताया जा रहा है क्या? क्या ये चाल है क्या? देखिए, मैं बाइडेन की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। आज आप कह रहे हो कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरनाक मुल्क है, कल आपने उनको F-16 प्रोग्राम, आप कहते हो ना कि वो चूंकि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और कोई वहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे डॉक्ट्रिन हो जैसे हमने रखी है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी उपयोग करेंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो खतरनाक है। लेकिन आप उसी पाकिस्तान को F-16 का पैकेज देते हैं, तो वो F-16 के न्यूक्लियर बम टेररिस्ट पर गिराने के लिए है, क्योंकि F-16 कैपेबिलिटीज है वो सब। तो फिर आपका जो नेवल जहाज है वो कराची की बंदरगाह जाता है। आप कश्मीर में जाकर जो चीज हमको सबसे ज्यादा चुभती है कि आप उसको गुलाम कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है आपका एम्बेसडर, और फिर आप इस प्रकार की बातें करते हैं। तो बाइडेन के ऊपर मुझे भरोसा नहीं रहा है, सही बात बोलूं, और वो अपना वोट जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं रोहित जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। हमने एक डिबेट में डिस्कशन में बात करी थी इसके ऊपर कि मध्यावर्ती चुनाव बाइडेन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। आप चाहें तो उसकी लिंक डाल दें, या मेरे YouTube चैनल पर भी आप जाएंगे तो शायद ये 2 या 3 नंबर का वीडियो वही है जिसमें रोहित भाई और मैंने डिस्कस किया है। तो मैं आपको उसमें बताया है कि वो जो लैपटॉप है, वो लैपटॉप का जब वो लैप से टॉप खुलता है तो बाइडेन की जान यूं क्यों होती है, और वो लैपटॉप की चीजें अब वापस से चलना शुरू हो गई है यूएस में। इसलिए बाइडेन कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव में उनकी सीटें कम हो, और सीटें कम होकर कहीं वो माइनॉरिटी में नहीं आ जाए सदन में, तो महाभियोग लग सकता है। महाभियोग लग सकता है, और महाभियोग बेसिकली इससे पहले भी लगे हैं, और ट्रंप के ऊपर भी लगा था। लेकिन आप ये समझिए, ट्रंप के ऊपर चार्जेस अलग तरह के थे, इनके ऊपर जो चार्जेस है ना वो बड़े खतरनाक बनेंगे अपनी पोजीशन का मिसयूज करने के। राइट। बस ये थी आपसे एक लंबी बातचीत सर, और अच्छा रहा, इट वाज नाइस डिस्कशन, और जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए। मैं सारे कमेंट्स नहीं, कुछ दिखा पाया, सारे नहीं दिखा पाया, और सभी को धन्यवाद। सही बात। और वैसे ये हम नजर रखेंगे इस वॉर पे, और ऐसे ही आपसे डिस्कशन करते रहेंगे जब आप फ्री होंगे। आपका टाइम कम होता है, मुझे भी पता है। जब आप फ्री होंगे 100% नेक्स्ट टाइम अराउंड एक डिस्कशन और इसी वॉर पे नजर होगी हमारी, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पे, और उससे पहले चाइना में होने वाले सत्ता परिवर्तन या सत्ता कंटिन्यू करने पे क्या हालत है शी जिनपिंग की, उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।